नमस्कार। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 34 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 35th वीडियो है। वैसे तो मुझे पूरा सिलेबस करा के तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोड करने थे, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी वालों की जिद है। उनका एग्ज़ाम है 18 जून को, तो उनकी वजह से पहले मुझे ये अपलोड करने पड़ रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन चलिए, सभी के काम आएंगे और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस है। तो और फिर ये जो टॉपिक्स हैं, एपिक है, ओड है, बैलेड है, सोनेट है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन हैं, तो सभी के लिए यूज़फुल है। एक बात जो कि मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आप डिटेल्ड वीडियोस ज़रूर देखिएगा। चाहे आपका क्वेश्चन पेपर भले ही मल्टीपल चॉइस बेस्ड आएगा, लेकिन डिटेल्ड स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एपिक पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक एपिक? मॉक एपिक से आप क्या समझते हैं? सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एपिक, पैरोडी और नॉन सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एपिलियन, पैरोडी और नॉन सीरियस इमिटेशन ऑफ एपिक। तो जो मॉक एपिक होता है वो पैरोडी होता है या फिर नॉन सीरियस इमिटेशन होता है एपिक का, मतलब कि उसमें हास्य व्यंग होता है और वो एक नकल होती है एपिक की। एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत सीरियस होता है, लेकिन मॉक एपिक का सब्जेक्ट मैटर जो विषय वस्तु होती है वो सीरियस नहीं होती है। तो जो हमारा जवाब होगा वो सी होगा। जैसे कि जो द रेप ऑफ द लॉक है, तो वो मॉक एपिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ एन एपिक? एक एपिक का स्टाइल यानी कि शैली क्या होती है? एन एपिक शुड हैव एन ऑर्डिनरी स्टाइल, एन एपिक शुड हैव अ ग्रैंड स्टाइल, एन एपिक शुड हैव अ मॉक हीरोइक स्टाइल, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि एपिक पर जब हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया था तो आपने पढ़ा ही था कि जो एपिक का स्टाइल होता है वो ग्रैंड स्टाइल होता है। तो हमारा जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ मॉक हीरोइक एपिक स्टाइल? यानी मॉक हीरोइक शैली की क्वालिटी क्या होती है, खासियत क्या होती है? द ग्रेट इज़ प्रेजेंटेड एज लिटिल, द लिटिल इज़ प्रेजेंटेड एज ग्रेट, द ग्रेट इज़ प्रेजेंटेड एज लिटिल एंड लिटिल इज़ प्रेजेंटेड एज ग्रेट, और या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सी इसका ऑप्शन है वो कह रहा है कि जो महान चीज़ें होती हैं उनको तो तुच्छ बना के प्रस्तुत किया जाता है और तुच्छ चीज़ों को महान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं मॉक हीरोइक स्टाइल में। तो हमारा जवाब होगा सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ होमर्स ओडिसी? तो होमर के महाकाव्यों के बारे में हमने बात की थी जब एपिक पर वीडियो बनाया था, इलियड और ओडिसी। तो ओडिसी का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो इलियड और ओडिसी दोनों का ही स्रोत सेम है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, चाइनीज़ माइथोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है कि होमर एक ग्रीक पोइट है ना, और ये इलियड ओडिसी ग्रीक भाषा के महाकाव्य हैं। तो इसकी जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो भी ग्रीक माइथोलॉजी है। तो जवाब हमारा हुआ बी। फिर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिक? एपिक से आपका क्या तात्पर्य है? एपिक इज़ अ लॉन्ग पोइम डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। एपिक एक लंबी कविता है जो कई भागों में विभाजित होती है। एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। एपिक एक वर्णनात्मक कविता है जिसमें एक कहानी कोई सुनाई जा रही होती है, जिसमें जो कि कई भागों में विभक्त होती है। एपिक इज़ अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंटेटिव पोएम डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। तो एपिक एक आर्ग्यूमेंटेटिव यानी तर्क वितर्क वाली कविता है जो कि बहुत भागों में विभाजित होती है, या फिर एपिक इज़ अ नरेटिव पोएम, या फिर एपिक एक वर्णनात्मक कविता होती है। तो देखिए, चारों जो ऑप्शंस हैं वो मिलते जुलते हैं और आपको लगेगा कि चारों ही ऑप्शंस सही हैं, लेकिन जो सही डेफिनेशन है एपिक की वो है, एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। तो जो हमारा सही जवाब है यहाँ होगा बी। फिर है, हाउ डज द एपिक बिगिन? एपिक शुरू कैसे होता है? विद इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर, यानी जो पात्र है उसके परिचय से, विद वॉर सीन, युद्ध के दृश्य से, बाय इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, यानी जो म्यूज़ है, जो ज्ञान की देवी या फिर काव्य की देवी है, उसके आह्वान से, या नन ऑफ दीज। तो एपिक अगर आपने कोई भी पढ़ा है, वैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट अक्सर सिलेबस में होता ही है, हमारे यहाँ भी सिलेबस में है। तो
एपिक का जो शुरुआत होती है उसमें म्यूज़ का आह्वान होता है, यानी ज्ञान की देवी या संगीत की देवी का आह्वान होता है। तो हमारा जवाब होगा सी, बाय इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, द पैराडाइज लॉस्ट इज कंपोज्ड बाय। पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है किसके द्वारा? परिचित ही हैं, एपिक वाला वीडियो आपने देखा होगा, डिटेल्ड वीडियो, तो वहाँ हमने पैराडाइज लॉस्ट और भी कई सारे एपिक्स की हमने बात की थी। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं कीट्स, वर्जिल, जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो पहचान ही लिया होगा आपने, जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट और दूसरा पैराडाइज रिगेन्ड जो कि उसका सीक्वल है। और डेट्स भी इनकी मैंने आपको याद रखने को कहा था, डेट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आपको बताई भी थी। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था और 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड लिखा गया था। हु रोट ओडिसी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी किसने लिखा? होमर, वर्जिल, मिल्टन, नन ऑफ दीज। तो इलियड जिसने लिखा उसने ओडिसी लिखा है, यानी कि होमर ने लिखा है। तो हमारा जो जवाब है वो होगा ए, यानी कि होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एनीड? तो एनीड की बात हुई थी पिछले वीडियो में भी। एनीड किसने लिखा है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला एपिक भी। ऑप्शंस होमर, वर्जिल, मिल्टन, नन ऑफ दीज। तो होमर के आपको मालूम ही हैं, इलियड और ओडिसी हैं। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड है। और एनीड किसने लिखा है? वर्जिल ने। हमारा जवाब है बी। फिर अभी मैं इसकी बात ही कर रही थी, व्हेन डिड द पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? तो पैराडाइज लॉस्ट कब प्रकाशित हुआ? 1665, 1666, 1667 और 1668। तो अभी मैंने आपको बताया, आपको याद ही होगा, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुआ और 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश हुआ। वो भी ज़रूर डेट याद रखिएगा आप। और अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम बैलेड पर, और बैलेड का भी आप डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेड? बैलेड क्या है? बैलेड इज़ अ वर्स accompanied with music. A ballad is a verse, often a narrative. A ballad is a verse, often a narrative accompanied with music, या फिर none of these. तो बैलेड के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं और आपको पता ही होगा कि बैलेड एक वर्स है, एक कविता है। ऑफन अ नैरेटिव, अक्सर वो एक वर्णनात्मक कविता होती है जिसमें एक कहानी होती है, कहानी बताई जाती है। एकम्पनीड विद म्यूज़िक, जिसके साथ संगीत होता है। तो ला बैलेड एंड सांजमर की आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है। तो उसमें एक कहानी है एक नाइट की, जिसको कि धोखा दिया परी की बच्ची ने, और उसके साथ जो भी हुआ तो वो कहानी सुनाई जा रही है वहाँ पर। तो हमारा जवाब है सी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द टर्म बैलेड? तो जो बैलेड शब्द है उसका ओरिजिन क्या है? मेडिवल ग्रीक बैलेड, द मेडिवल फ्रेंच बैलेड, या फिर द मेडिवल रोमन बैलेड। तो ये जो टर्म्स हैं, हालांकि फ्रेंच का बैलेड है, फ्रेंच में भी ये वाली स्पेलिंग है और बैलेडे लिखा जाता है वो। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये ओरिजिनेटर नहीं हैं, यानी मूल रूप से जो बैलेड है वो इनसे नहीं निकली है। वो लैटिन शब्द बैलेयर है, BALLARE या फिर BALLER, जिसका मतलब होता है टू डांस, यानी नाचना। तो उस शब्द से आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो लगेगा, आप जो आंसर इसका बताएंगे, नन ऑफ दीज है। अगर आपके एग्ज़ाम में लैटिन का ये शब्द आए BALLARE या फिर BALLER, तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में ये दिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। फिर है व्हाट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर इज़ अ बैलेड? तो बैलेड व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार का साहित्य है बैलेड। और जब आपने मेरे साथ डिटेल में पढ़ा था तो आपको मालूम ही है कि किस प्रकार का। चलिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। बैलेड बिलोंग्स टू क्लासिकल लिटरेचर, बैलेड बिलोंग्स टू फोक लिटरेचर ऑफ नेटिव ग्रोथ, बैलेड बिलोंग्स टू अर्बन लिटरेचर ऑफ नेटिव ग्रोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो बैलेड के बारे में जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि बैलेड फोक लिटरेचर को बिलोंग करता है। नेटिव ग्रोथ मतलब कि जो ग्रामीण अंचल में पैदा होते हैं, गाए जाते हैं। तो लोकगीत होते हैं जो ग्रामीण अंचल में गाए जाते हैं, जो कहीं लिखे हुए नहीं होते, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसी लिटरेचर को बिलोंग करता है बैलेड। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा बी, बैलेड बिलोंग्स टू फोक लिटरेचर ऑफ नेटिव ग्रोथ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेड्स वर ओरिजिनली कंपोज्ड इन अल्टरनेट लाइंस। तो बैलेड्स मौलिक रूप से कंपोज माने लिखे जाते थे इन अल्टरनेट लाइंस। अल्टरनेट लाइंस होती है ना, एक लाइन फिर दूसरी लाइन फिर वो पहली वाली लाइन फिर दूसरी वाली लाइन जो रिपीट होती हैं एक के बाद एक, तो अल्टरनेट लाइंस होती हैं। अब इसमें सिलेबल्स बताना है, ऑफ 10 syllables and 6 syllables, 6 syllables and 6 syllables, 8 syllables and 6 syllables, of 6 syllables and 6 syllables। तो जब आपने डिटेल में पढ़ा था मेरे साथ बैलेड, तो वहाँ हमने एग्जाम्पल भी दिया था, है ना। सिलेबल्स वो पार्ट होते हैं जो एक शब्द के हो सकते हैं, सिलेबल के बारे में भी मैंने बताया था। तो यहाँ क्या होता है, बैलेड में पहली जो लाइन होती है वो 8 syllables की होती है, दूसरी लाइन 6 syllables की होती है, फिर तीसरी लाइन फिर 8 syllables की होती है, चौथी लाइन 6 syllables की होती है। तो हमारा जवाब यहाँ क्या होगा, सी। What do the communalist scholars of ballad claim? तो बैलेड के कम्युनलिस्ट स्कॉलर्स हैं वो क्या दावा करते हैं। अच्छा, ये बात हमने वहाँ डिस्कस नहीं की थी, तो यहाँ कुछ ये नया है। कम्युनलिस्ट का मतलब इस तरीके का नहीं, सांप्रदायिक जैसे कम्युनलिस्ट दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, वो कम्युनलिस्ट नहीं हैं। यहाँ कम्युनलिस्ट स्कॉलर्स अमेरिका के कुछ स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, अमेरिकन राइटर्स, वो ये कहते हैं कि बैलेड का जो ओरिजिन है वो कम्युनिटी से हुआ है, यानी किसी एक बंदे ने नहीं लिखी है बैलेड, क्योंकि कम्युनिटी एक समूह में लोग नाचते थे, गाते थे, तो जो प्रोडक्शन है, जो ऑथरशिप है बैलेड की, वो एक कम्युनिटी की है, ना कि एक पर्सन की, एक व्यक्ति की। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस यहाँ क्या दिए हैं। दैट ईच बैलेड इज़ कंपोज्ड बाय वन पोइट। तो कम्युनलिस्ट का क्या कहते हैं कि हर बैलेड एक कवि के द्वारा लिखी गई है, ऐसा तो वो नहीं कहते, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। दैट ईच बैलेड इज़ कम्युनल कंपोजिशन, कि हर बैलेड एक सामूहिक रचना है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, दैट ईच बैलेड इज़ कंपोज्ड बाय नो पोइट, कि हर बैलेड किसी कवि के द्वारा नहीं लिखी गई है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो दूसरा ऑप्शन है बी, वो सही है। इन लोगों का यही मानना है कि जो प्रत्येक बैलेड है वो कम्युनल कंपोजिशन है, यानी कि सामूहिक रचना है, किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, समूह की रचना है। तो हमारा जवाब होगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the popular kinds और types of ballad? तो बैलेड के लोकप्रिय टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार की बैलेड्स लिखी जाती हैं। ऑथेंटिक बैलेड्स एंड लिटरेरी बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स एंड मॉक बैलेड्स, ऑथेंटिक बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स एंड मॉक बैलेड्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो डिटेल्ड वीडियो में मैंने ये आपको बताई थी, तीनों टाइप्स की बैलेड्स बताई थी। 3 टाइप की हैं, ऑथेंटिक, लिटरेरी और मॉक बैलेड्स। तो हमारा जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ ऑथेंटिक बैलेड्स? जो ऑथेंटिक बैलेड्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है। पहला है द मिरेकल्स बाय जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट ने जो चमत्कार किए थे वो हैं। द डीड्स ऑफ सिन बाय सैटन, सैटन ने जो पाप के काम किए थे वो हैं। या फिर द हीरोइक डीड्स बाय रॉबिन हुड, रॉबिन हुड के जो हीरोइक डीड्स हैं, यानी नायकों वाले काम हैं, वो हैं। या फिर नन ऑफ दीज। तो रॉबिन हुड से आप परिचित होंगे, वो अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था, तो गरीबों का हीरो कहलाता था, वो नायक कहलाता था। तो अक्सर जो बैलेड्स हैं उनकी थीम यही है। रॉबिन हुड है, अमीरों को लूटता है, गरीबों में बांटता है उनकी दौलत। तो ये जो जवाब है हमारा सी होगा। नेक्स्ट, हु पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड्स कब प्रकाशित हुई, नहीं, किसने प्रकाशित की और कब प्रकाशित हुई, दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना, याद रखना। ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम में और हर कंपटीशन में आता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज, नन ऑफ देम। तो लिरिकल बैलेड्स मिलकर कोलैबोरेशन में वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने पब्लिश की थी। डेट ज़रूर लिख लीजिएगा, 1798, 1798 में। और एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट में आपको बार बार बताती हूँ, अभी BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में भी आई है। कोई ईयर ऐसा नहीं जाता जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और लिरिकल बैलेड्स इन पर सवाल ना आते हों। तो 1798
लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन की डेट है, और 1789, 9 को इधर कर दीजिए, 8 को उधर कर दीजिए, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट है। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1798 लिरिकल बैलेड्स। दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज मोस्ट सक्सेसफुल बैलेड ओपेरा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सफल बैलेड ओपेरा था? लव इन अ विलेज, रोजिना, द बेगर्स ओपेरा, नन ऑफ दीज। तो ये जो द बेगर्स ओपेरा है ये सबसे ज़्यादा सफल ओपेरा था। जवाब हमारा होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ ट्राईमीटर। ट्राईमीटर क्या होता है? A line of 6 syllables is trimeter, a line of 10 syllables is trimeter, a line of 8 syllables is trimeter, a line of 6 syllables is trimeter। अच्छा, ये 2 बार रिपीट कर दिया, इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी है, तो यहाँ 6 की बजाय या ये 10 कर देते, 12 कर देते, क्योंकि a line of 6 syllables is trimeter है। ट्राईमीटर में क्या होते हैं? 6 सिलेबल होते हैं। पेंटामीटर में कितने होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं, है ना। तो ये जो 10 सिलेबल दिया है ना, ये पेंटामीटर होता है। तो और आयम्बिक पेंटामीटर में आपको कई बार बता चुके हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ब्लैंक वर्स जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। एक अलग से मैं वीडियो इस पर बनाऊंगी जल्दी ही, जैसे ही वक्त मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो ब्लैंक वर्स है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। आयम्ब क्या होता है? एक पेयर होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड, ये पेयर कहलाता है आयम्ब। और इन ऐसे 5 पेयर मिलकर बनते हैं पेंटामीटर। पेंटा मीन्स 5। तो अब क्योंकि एक पेयर है तो एक लाइन में क्या हो गया? 10 सिलेबल्स हो गए कुल मिलाकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आता है एग्जाम में, वो भी याद रखिएगा। अच्छा, ट्राईमीटर की बात हो रही थी यहाँ, तो ट्राईमीटर 6 सिलेबल्स का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो ए और डी दोनों ही सही हैं, लेकिन हम अब मार्क तो एक ही करेंगे ना, तो आप डी मार्क कर दीजिए, क्या किया जाए। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ मॉक बैलेड्स। जो मॉक बैलेड्स हैं यानी हास्य वाली बैलेड्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खासियतें होती हैं? तो पहला ऑप्शन, नॉन सीरियस इमिटेशन ऑफ ऑथेंटिक बैलेड्स, नरेशन ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ नॉन सीरियस सुपरनैचुरल नेचर, क्रिएशन ऑफ अ नॉन सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ द मिडिल एजेस, ऑल द एबव मेंशन्ड क्वालिटीज़ आर फाउंड इन मॉक बैलेड्स। तो ये इसमें डी जवाब सही है। ये जितनी भी क्वालिटीज़ बताई गई हैं ये सब मॉक बैलेड्स का की खासियतें हैं। यानी ये नॉन सीरियस इमिटेशन होती है, हास्यपूर्ण से भरी हुई इमिटेशन यानी अनुकरण होता है ऑथेंटिक बैलेड्स का, जो के जेन्युइन बैलेड्स हैं, मौलिक बैलेड्स हैं, उनकी नकल होती है। और नरेशन ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ नॉन सीरियस सुपरनैचुरल नेचर, तो नरेशन यानी वर्णन होता है ऑफ एन इंसिडेंट, एक घटना का, ऑफ नॉन सीरियस जो कि गंभीर नहीं होती, उच्छृंखल होती है। सुपरनैचुरल यानी अलौकिक नेचर, प्रकृति की। क्रिएशन ऑफ अ नॉन सीरियस एटमॉस्फेयर, क्रिएशन में बनाया जाता है, रचना की जाती है ऑफ ए नॉन सीरियस एटमॉस्फेयर यानी हास्यपूर्ण से भरे हुए वातावरण की, ऑफ द मिडिल एजेस मध्यकाल के। और डी तो आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि ये सारी ही खासियतें हैं मॉक बैलेड की। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक या दो और जो आपके टाइप्स ऑफ पोइट्री हैं, जॉनरा हैं पोइट्री के, उन पर कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए अलविदा।